Assalamu alaikum and welcome back with another lecture of VLSI design. लास्ट लेक्चर में हमने स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था फॉर कम्प्लेक्स गेट्स। उसमें हमने रबस्टनेस को देखा था कि रबस्टनेस किस तरह से इनपुट कम्बिनेशंस पे डिपेंड कर रही है आपके पास कम्प्लेक्स गेट्स की। और आफ्टरवर्ड्स हमने बेसिकली प्रोपोगेशन डिले की बात की थी कि कम्प्लेक्स गेट्स में प्रोपोगेशन डिले को कैसे मेजर किया जाएगा, वर्स्ट केस सिनेरियोज क्या होंगे, क्रिटिकल पाथ क्या होगा। उसके बाद फॉर मोर कम्प्लेक्स गेट्स विद लार्ज नंबर ऑफ फैन इन वी हैव टू डील दैट डिज़ाइन विद एल्मोर डिले मॉडल, जिसमें हमारे पास इंटरनल नोड कैपेसिटेंसेस को भी हमने डील किया था और उसके बाद लम्प्ड कैपेसिटेंस को कैसे कंप्यूट करना है ये भी हमने स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पावर कंजम्पशन की कि कम्प्लेक्स गेट्स में पावर कंजम्पशन किस तरह से चेंज होती है, इनपुट पैटर्न्स पे किस तरह से डिपेंड करेगी, ये इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन पे किस तरह से डिपेंड करेगी। ये सारी बातें आज हम स्टडी करेंगे। डायनामिक पावर कंजम्पशन की एक्सप्रेशन वही रहेगी जो आपके पास इन्वर्टर के लिए आपने एक्सप्रेशन फाइंड की थी। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो बुनियादी तौर पे CL में जो है वो डिफरेंस आएगा, लम्प्ड कैपेसिटेंस जो है वो चेंज हो जाएगी, जैसे कि हमने पिछले कुछ एग्जांपल्स में भी देखा था जब हम प्रोपगेशन डिले कैलकुलेट कर रहे थे कि लम्प्ड कैपेसिटेंस आपकी वेरी करेगी बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ ट्रांजिस्टर्स appearing at the output node due to a more complex network. उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ एक्टिविटी फैक्टर और स्विचिंग एक्टिविटी ऑफ द गेट, जो लास्ट टाइम भी हमने इन्वर्टर के केस में भी देखा था कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्विचिंग इवेंट जिसे हमने कहा था वहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको एक्टिविटी फैक्टर या स्विचिंग एक्टिविटी ऑफ द गेट से रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे तो चूंकि इस इनपुट सिंगल थी, अब आपके पास मल्टीपल इनपुट गेट्स आएंगे तो यहाँ पे एक्टिविटी फैक्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसी की बेस पे आपकी पावर जो है वो कंजम्पशन जो है वो मेजर की जाएगी। बाकी सप्लाई वोल्टेज उसी तरह से होगी। एफ जो है वो बेसिकली मैक्सिमम पॉसिबल स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है, वो भी आपके पास वही होगी। और उसके बाद जो एक्टिविटी फैक्टर है उसको हम देखते हैं कि एक्टिविटी फैक्टर किस तरह से आप मेजर कर सकते हैं। अगर आप ये कहें कि आपके पास जो इवेंट हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, तो आपकी जो एक्टिविटी फैक्टर है वो बेसिकली इस तरह से आप लिख सकते हैं कि एक्टिविटी फैक्टर फ्रॉम 0 to 1 इज एक्चुअली इक्वल टू P naught into P1 or P naught into 1 minus P naught. What is P naught? P naught is the probability of output is 0 in one clock cycle, and P1 is the probability of output is 1 in next clock cycle. तो एक्टिविटी होती क्या है बेसिकली कि आपकी जब भी 0 to 1 स्विचिंग होगी तो उसको बेसिकली हम कहेंगे कि आपकी ट्रांजिशन हुई है और आपका गेट जो है वो पावर कुछ ड्रा करेगा। तो इसमें बेसिकली दो इवेंट को रिलेटेड हैं कि आपके पास आप इसमें देख रहे हैं कि ज़ीरो इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है साइकिल में, और उसके बाद 1 की क्या प्रोबेबिलिटी है अगली साइकिल में। तो ये इन दोनों को अगर आप, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं और किसी पे डिपेंड नहीं करे, स्टैटिक सर्किट्स में नॉर्मली ये जो है वो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, तो इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को टू फाइंड द एक्टिविटी फैक्टर। फर्दर अगर हम देखें, हमें पता है इंडिपेंडेंट इवेंट है, लेकिन अगर इनपुट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ट्रुथ टेबल की जो डिस्ट्रीब्यूशन आप नॉर्मली कहते हैं कि फॉर टू इनपुट गेट वी हैव 4 पॉसिबल इनपुट कम्बिनेशन, और वो 4 पॉसिबल इनपुट कम्बिनेशंस की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है कि हर पैटर्न के आने के चांसेस इक्वल हैं। तो आप बेसिकली फॉर इंडिपेंडेंट एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनपुट यू कैन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ स्विचिंग एक्टिविटी एज is alpha 0 to 1 is equal to n naught divided by 2 raised to power n into n1 by 2 raised to power n, or similarly you can write n naught into 2 raised to power n minus n naught divided by 2 raised to power 2n.
ये वही एक्सप्रेशन है, इसको ज़रा सा आप डिफरेंट व्यू से देख रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एन नॉट और एन वन क्या है? एन नॉट इज द नंबर ऑफ जीरोस and n1 is the number of ones in the output column of the truth table। अब इसमें अगर आप देखें तो आप आउटपुट कॉलम को देखते हैं, यानी नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ वंस देखते हुए अपने ट्रुथ टेबल में ये डिसाइड कर रहे हैं कि इसका एक्टिविटी फैक्टर क्या होगा। और ये सिर्फ आप तब कर सकते हैं जब इनपुट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट तो होगी लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनपुट के लिए आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आपके पास ओवर द रेंज ऑफ इनपुट वैल्यूज आपकी जो इनपुट्स कम्बिनेशन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। और उसके अलावा जो n है इसमें, दैट इज एक्चुअली नंबर ऑफ इनपुट्स। तो आगे जाके इसको मज़ीद डिटेल से देखते हैं। ये एक एग्जांपल है आपके पास नॉर गेट की, जिसमें आप नॉर गेट की स्विचिंग एक्टिविटी बेसिकली देखेंगे। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास 2 इनपुट नॉर गेट है और ये उसका ट्रुथ टेबल है। फॉर 4 डिफरेंट कम्बिनेशन यू हैव 4 डिफरेंट आउटपुट्स। तो इसमें अगर आप एक्टिविटी फैक्टर फाइंड करना चाहें तो नंबर ऑफ जीरोस इन द आउटपुट कॉलम इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 3 यहाँ पे आ गया। एंड what is the n is the n is equal to 2, n is 2, there are 2 inputs in this gate, so 2 raised to power n is 4. What are the number of ones? Number of 1 is 1, and 2 raised to power 4 is 1 by 4। तो यहाँ पे बेसिकली 0 के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/4 है और 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो इनको आप इवेंट्स को कोरिलेट कैसे करेंगे कि 0 के आने की इन फर्स्ट क्लॉक साइकिल जो है वो आपके पास 3/4 प्रोबेबिलिटी और इन नेक्स्ट क्लॉक साइकिल 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट योर एक्टिविटी फैक्टर एज 3/16। सिमिलरली अगर आपके पास डिफरेंट कम्बिनेशनल सर्किट्स होंगे या डिफरेंट आपके पास कम्प्लेक्स गेट्स होंगे तो उसकी एक्टिविटी फैक्टर है वो चेंज हो जाएगा फॉर डिफरेंट आउटपुट्स। एंड ये एक चीज़ आप याद रखिए कि ये एक्सप्रेशन आप सिर्फ तब यूज़ कर सकते हैं जब आपकी इनपुट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अदरवाइज ये आप एक्सप्रेशन यूज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा आप कौन सी एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। लास्ट स्लाइड में हमने बात की थी कि हमारे पास यूनिफॉर्म इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, ये बेसिकली ये अजम्पशन जो है वो ज़्यादातर ठीक नहीं होती, क्योंकि आपके पास इनपुट का पैटर्न जो है वो कोई कुछ भी हो सकता है। तो यूनिफॉर्म पैटर्न जो है उसको यूनिफॉर्म पैटर्न पे गेट को रिस्ट्रिक्ट करना जो है वो एक अच्छी अप्रोच नहीं है। तो नॉर्मली आपकी जो स्विचिंग एक्टिविटी है इनपुट सिग्नल स्टैटिस्टिक्स पे डिपेंड करेगी। तो इनपुट सिग्नल स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए आप अपनी इनपुट पैटर्न की प्रोबेबिलिटीज डिफाइन कर सकते हैं। यानी आप कहते हैं, लेट्स से आप ये कहते हैं कि देयर इज अ कम्बिनेशन, लेट्स से मैं कहता हूँ 0 0 का कम्बिनेशन जो है वो 2 इनपुट नार गेट ही अगर आप कहते हैं तो 0 का कम्बिनेशन है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, 0 1 के कम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी कम है। या आप दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि लेट से इनपुट ए है तो उसमें 0 के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, 1 के आने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो अब क्या हो गया, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हर इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। यानी अगर आप इनपुट ए की बात करेंगे तो उसमें 0 के आने की प्रोबेबिलिटी भी जो है वो आपके पास वही है जो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी है। तो बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आप बेसिकली इनपुट सिग्नल स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं कि आपके पास इनपुट की स्टैटिस्टिक्स क्या है, फिर उनमें इनपुट की प्रोबेबिलिटीज़ को देखते हैं। तो इसमें वही एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें जो लास्ट टाइम हमने देखी 2 इनपुट नार गेट, तो उसमें अगर अब हम इनपुट की प्रोबेबिलिटीज़ को डील करेंगे रादर देन लुकिंग एट द आउटपुट कॉलम। तो हमारे पास देयर आर 2 इनपुट्स, 2 इनपुट नार गेट, let p and p be are the probabilities of both inputs and a and b are 1। तो क्या है कि आपके पास आप कहते हैं कि a के
वन होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज पी ए, एंड बी के जो वन होने की प्रोबेबिलिटी है वो पी बी है। और पी और जीरो के और ए के जीरो होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वन माइनस पी ए, और बी के जीरो होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वन माइनस पी बी। सिमिलरली अगर आप इसमें देखें तो एक्टिविटी फैक्टर तो आपको पता है क्या होता है, पी नॉट इंटू पी वन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। ये बात दोनों के लिए ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये बात दोनों के लिए आप कर सकते हैं कि आपके जो इनपुट इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक्टिविटी फैक्टर जो है उसकी एक्सप्रेशन तो यही रहेगी, लेकिन इसमें जो वन आउटपुट पे वन होने की प्रोबेबिलिटी है, यानी आपके पास जो आउटपुट के वन होने की प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास एक ही कम्बिनेशन ऐसा है, ठीक है। rather than looking at the combination with multiple possibilities, you have to find a combination with only one possibility। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो आउटपुट वन है उसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ एक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर लेते हैं। नार गेट में आपके पास आउटपुट वन कब होती है, जब आपके पास इनपुट ए और बी दोनों जीरो होते हैं। तो ए के जीरो होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, अगर वन की होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो पी ए है, तो जीरो के होने की ए के जीरो होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, वन माइनस पी ए, ठीक हो गया। सिमिलरली बी के वन होने की अगर प्रोबेबिलिटी पी भी है, तो बी के जीरो होने की प्रोबेबिलिटी अगेन वन माइनस पी बी हो जाएगी। तो आपके पास क्या हो रहा है, वन। अच्छा, अब P1 क्या है, P1 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन एट द आउटपुट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन एट द आउटपुट क्या है, जब आपके पास ए और बी दोनों जीरो हो, और आपको पता है ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट योर P1 विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन एट द आउटपुट। ये आपके पास आ गया। उसके बाद अगर आप स्विचिंग एक्टिविटी को देखें तो आपके पास पी नॉट और पी वन है। पी वन आपने फाइंड कर लिया, पी नॉट क्या होगा जी, पी नॉट विल बी इक्वल टू वन माइनस पी वन विच इज वन माइनस पी वन। तो आप इसमें अगर देखें तो आपने यहाँ पे पी वन ही सब्सटीट्यूट किया है, वन माइनस दिस इज पी वन एंड इट इज मल्टीप्लाई विथ पी वन। एक्चुअली दिस इज फॉर पी नॉट एंड दिस इज फॉर P1, ठीक हो गया। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास P1 है, और इसके अलावा जो है वो P नॉट है विच इज एक्चुअली इक्वल टू वन माइनस P1। तो ये थी आपके पास एक्टिविटी फैक्टर की बात फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अच्छा, इस टेबल में अगर आप देखें तो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स गेट्स की आपके पास एक्टिविटी फैक्टर फाइंड किया गया। आपके पास इसमें एंड गेट को अगर आप देखें तो एंड गेट में इसका लेट्स से हम इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन हम इससे ड्राइव कर सकते हैं। आपको पता है इसमें जो वन है वो एक दफ़ा आ रहा है, तो इसलिए आप P1 फाइंड कर लें, तो ज़ीरो जो है वो वन माइनस पी नॉट ही होगा रादर देन कंप्यूटिंग मल्टीपल कम्बिनेशंस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें P1 है तो P1 आपके पास क्या हो जाएगा, P1 इज एक्चुअली इक्वल टू द प्रोबेबिलिटीज ऑफ A इज इक्वल टू वन एंड प्रोबेबिलिटीज ऑफ B इज इक्वल टू वन। दोनों इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट योर आंसर। तो अब इसमें इसकी एक्सप्रेशन जो बनेगी, अगर मैं ये कहता हूँ कि P जो A है उसके वन होने की प्रोबेबिलिटी PA है और B के वन होने की प्रोबेबिलिटी PB है, तो you will get your P1 is equal to PA into PB। सिमिलरली वन माइनस पी नॉट जो है वो आपके पास क्या आएगा, वो आ जाएगा वन माइनस PA PB, ठीक है। तो PA PB, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये सिर्फ पी नॉट की बात करें अगर आप, तो पी नॉट ये हो जाएगा, ठीक। पी नॉट आपके पास ये हो जाएगा।
तो आपके पास P1 जो है वो PA PB आया और P0 इज एक्चुअली 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, क्योंकि 1 इज द टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये आपको बेसिक प्रोबेबिलिटीज के रूल्स तो पता होंगे। सिमिलरली आप आर गेट की जो एक्सप्रेशन है वो खुद निकाल सकते हैं। मैं आता हूं अब एक्सक्लूसिव आर गेट की एक्सप्रेशन की तरफ। एक्सक्लूसिव आर गेट की एक्सप्रेशन निकालने में थोड़ा सा आपके पास ट्रिकी होगा, क्योंकि इसमें आपके पास एक्सक्लूसिव आर गेट है, उसके अगर आप ट्रुथ टेबल देखेंगे तो आपके पास उसमें 2 1 आएंगे और 2 0 आएंगे। तो इसका मतलब है आपको अगर 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो यू हैव टू डील विथ 2 कम्बिनेशन रादर देन सिंगल कम्बिनेशन। सिंगल कम्बिनेशन में तो आपने क्या किया था, इवेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यू हैव योर प्रोबेबिलिटी फॉर 1 और 0। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि आपको पता है कि आपके पास जो एक्सक्लूसिव आर गेट है उसका जो ट्रुथ टेबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है 0 1 1 0। तो अब आपके पास अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 फाइंड करनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 के लिए आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये कह रही है कि A 0 हो और B 1 हो। आपको पता है कि अगर अगर वही बात करें कि A के 1 होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो PA है और B के 1 होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो PB है, तो A के 0 होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी जी, 1 माइनस PA। ठीक है, अब PA क्या है जी, PA इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1। ठीक है, सिमिलरली आपके पास इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 probability of B is equal to 1 and probability of B is equal to 1 is actually equal to PB। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 1 माइनस PA इंटू PB। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये आपने एक आउटपुट को देखा है, अब दूसरी आउटपुट की पॉसिबिलिटी भी है। तो इन दोनों दूसरी आउटपुट की पॉसिबिलिटी बेसिकली इसमें ऐड हो जाएगी, तो यू विल गेट PA, क्योंकि अब बात कर रहे हैं कि आपके पास A के 1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, विच इज PA, एंड B के 1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है जी, 1 माइनस PB, 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों इवेंट्स आपने ऐड कर लिए, क्योंकि इसमें दो कम्बिनेशन पॉसिबल थे, तो दोनों इवेंट्स ऐड करेंगे तो ये 1 की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। और इसमें से जब आप 1 को इसमें 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो यू विल गेट योर प्रोबेबिलिटी फॉर P नॉट। तो ये एक्सक्लूसिव आर गेट की आप प्रोबेबिलिटी इस तरह से निकालेंगे। एक्सक्लूसिव नार गेट की भी प्रोबेबिलिटीज आप ट्राई कीजिएगा, और इन दोनों गेट्स की, आर गेट और एक्सक्लूसिव आर गेट की प्रोबेबिलिटीज भी आप खुद निकालिएगा। मैंने तरीका आपको बता दिया है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। अब इसमें इसी एग्जाम्पल को देखते हुए हम देखते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटीज को कैसे निकाला जा सकता है। इसमें अगर आप देखें फॉर द सेम ट्रुथ टेबल, अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटीज की बेस पे इसका एक्टिविटी फैक्टर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। अगर हम कहें कि यही 4 कम्बिनेशन है, हम इन्हीं को ले लेते हैं। अब इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही बेसिकली देखी गई है, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज इसी टेबल से निकाली गई हैं। तो आपको पता है एंड गेट की प्रोबेबिलिटीज, एक्टिविटी फैक्टर क्या निकलेगा, P naught into P1 is actually equal to 1 minus PA PB, which is the probability of output is 0 and this is the probability of output is equal to 1। ठीक है, अब इसमें PA क्या है जी, PA is actually, क्या मैंने कहा था, PA is the probability of A is equal to 1। अब A जो है वो कितनी दफ़ा 1 है, 2 दफ़ा आउट ऑफ 4 इवेंट्स। तो PA की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो कितनी बनेगी, PA is actually equal to 2/4। अगर हम यही पैटर्न एज्यूम कर लें, ठीक है, तो ये आपके पास 1/2 की एक्सप्रेशन निकल आएगी। PB की भी अगर हम वही बात उसी तरह से देख लें तो उसकी भी 2/4 विच इज़ 1/2। और इसमें क्या होगा कि आपके पास दोनों की 1/2 निकली, ठीक है, और यहाँ पे भी 1/2, उसको 1 में से माइनस किया तो आपके पास बेसिकली P0 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब इस केस में P0 और P1 की प्रोबेबिलिटी
जो है वो आपके पास सॉरी पी ए और पी की बी की प्रोबेबिलिटी सेम है, क्योंकि आपने ये कह दिया कि आप यही ट्रूथ टेबल की डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं। तो आपके पास जो टोटल एक्टिविटी फैक्टर निकला वो 3/16 निकला। अब ये जो 3/16 है, ये यूनिफॉर्म पैटर्न के लिए, यूनिफॉर्म इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यही निकला था। तो अगर हम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कर दें तो फिर भी हमारी ये एक्सप्रेशन जो है हमें सही रिजल्ट देगी, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखेंगे कि आपके पास जो ए के 1 होने की प्रोबेबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी और बी के 1 होने की प्रोबेबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। तो अब इसमें आप आउटपुट कॉलम को डायरेक्टली नहीं देख रहे हैं, ठीक है, आप इनपुट को देखते हुए डिसाइड कर रहे हैं कि आपकी आउटपुट क्या होगी। तो बेसिकली आप एक्सप्रेशन को देखते हुए भी, किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को देखते हुए भी अपना एक्टिविटी फैक्टर फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास क्या इसका बेसिकली जो है वो एक्टिविटी फैक्टर निकलेगा। तो एक्टिविटी फैक्टर नंबर ऑफ इनपुट्स पे भी डिपेंड कर रहा है कि आपके पास नंबर ऑफ इनपुट्स क्या है। उसके अलावा एक और जो चीज़ है एक्टिविटी फैक्टर फाइंड करने में, वो ये भी हो सकती है कि आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ भी इसमें आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशनल सर्किट है, उसके बाद ये आगे एक गेट लगा हुआ है, एक एंड गेट है। अब इस गेट की अगर इनपुट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इसका इवेंट तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसका जो इवेंट है वो डिपेंडेंट हो गया अब इस पे। तो इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी, क्योंकि लेट्स से दिस इज सी, लेट्स से दिस इज सी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, इसकी प्रोबेबिलिटी तो हम कह सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी यही होगी, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से दिस इज y1, दिस इज द इंटरमीडिएट आउटपुट, प्रोबेबिलिटी ऑफ c इज इक्वल टू 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो बेसिकली अब y1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो बेसिकली अब इस गेट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इस गेट की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करेगी और इसकी इवेंट पे डिपेंड करेगी, यानी इसके एक्टिविटी फैक्टर पे डिपेंड करेगा और इस इनपुट के इवेंट पे डिपेंड करेगा। तो आपके पास जो है वो बेसिकली इस तरह की प्रोबेबिलिटीज़ भी आपके पास आ सकती हैं आपके पास, यानी इस तरह के एक्टिविटी फैक्टर भी आपके पास आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हम बात करेंगे डिज़ाइन टेक्निक्स फॉर लार्ज फैन इन। आपने अपनी प्रोपगेशन डिले जब हम कैलकुलेट कर रहे थे उसमें देखा था कि जो जो नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ रही हैं आपका प्रोपगेशन डिले सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर रहा है बिकॉज ऑफ देयर आर बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन सीरीज इन वन ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। जैसे कि आपने 4 इनपुट नैंड गेट बनाया था तो उसमें 4 ट्रांजिस्टर जो हैं वो पुल डाउन नेटवर्क में सीरीज में आ गए थे। तो जब भी सीरीज में आएंगे तो एक्चुअली आपके पास एल्मोर डिले मॉडल को अगर आप रिकॉल करें तो आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर्स के लिए आपके पास जो है वो कैपेसिटिव नोड्स भी आ जाएंगी और दूसरा मल्टीपल कैपेसिटिव नोड्स भी आ जाएंगी, और वो उस पाथ में 4 रेजिस्टिव एलिमेंट्स आ गए जो बेसिकली आपकी प्रोपगेशन डिले को काफ़ी ज़्यादा कर देंगे। तो जब भी आपके पास नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ेंगी तो आपका डिज़ाइन एक्चुअली स्लो होता जाएगा। तो हम अब कुछ टेक्निक्स का जिक्र करेंगे जिसकी मदद से हम अपनी प्रोपगेशन डिले को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो, अगर आप ट्रांजिस्टर साइजिंग करें, ठीक है, बुनियादी तौर पे आपने रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है, तो रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने का तरीका यही है कि आप साइज बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको ये पहले पता है कि साइज के बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ेगी, लेकिन फिर भी आप ट्रांजिस्टर साइजिंग कर सकते हैं अगर फैन आउट जो है वो डोमिनेट करे, ठीक है। लेकिन क्या इक्वल साइजिंग ऑफ ट्रांजिस्टर जो है वो प्रोपगेशन डिले को इम्प्रूव करेगा? तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एल्मोर डिले मॉडल की एक्सप्रेशन को रिकॉल करें तो आपको पता है कि C1 जो है उसको सिर्फ एक रजिस्टर फेस करना पड़ता है, C2 को 2, C3 को 3 और C4 को उससे भी ज़्यादा, और अगर नेटवर्क मजीद बड़ा है तो इससे भी ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ सकती है। तो फिर बात ये की गई कि आप इक्वल ट्रांजिस्टर साइजिंग ना करें, यानी पहले हमने कहा था कि ट्रांजिस्टर साइजिंग करें, ट्रांजिस्टर साइजिंग में आपने कहा था
कि एक किसी नेटवर्क के लिए लेट्स से आप पुल डाउन नेटवर्क की साइजिंग कर रहे हैं या पुल अप नेटवर्क की साइजिंग कर रहे हैं, तो आप उसको इक्वली साइज कर दें। ठीक है, किसी एक नेटवर्क की साइजिंग इसलिए करनी पड़ेगी कि किसी एक नेटवर्क में चेन बड़ी आएगी, अगर दोनों में है तो दोनों की साइजिंग आप कर सकते हैं। और अगर आप इक्वल साइजिंग, नॉर्मली आप इक्वल साइजिंग करते हैं, लेकिन अगर आप इक्वल साइजिंग करेंगे तो उसका फायदा इतना ज्यादा नहीं होगा। क्यों इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा? क्योंकि हर रजिस्टर की कंट्रीब्यूशन एक जैसी नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो R1 की कंट्रीब्यूशन हर नोड पे है, लेकिन जो है वो आपके पास R4 की कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक C4 की नोड में या CL की नोड में आ रही थी। अगर आप 4 इनपुट नैंड गेट देखें, यानी अगर आप इसी एग्जांपल को देखें तो इसमें C1 जो है ये बेसिकली R1 है, ये R2 है और ये आपके पास R3 है। तो इसमें अगर आप देखें तो R1 की जो रेजिस्टेंस C1 को R1 से पास करना पड़ेगा, C2 को R1 R2 से, C3 को R3 R2 और R1 से। इसका मतलब है R1 जो है वो सबको बेसिकली R1 से सबको पास होना पड़ेगा। तो इसका मतलब है R1 एक ऐसी डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वो सबके लिए प्रॉब्लमेटिक इसलिए है कि आपके पास हर नोड को उससे ज़रूर पास होना पड़ेगा, यानी हर नोड को डिस्चार्ज करने के लिए R1 को ज़रूर ओवरकम करना पड़ेगा। C1 को भी करना पड़ रहा है, C2 को भी। C1 को देखें, C1 को R2 की कोई फिक्र नहीं है, ठीक है, क्योंकि R2 जो है वो बेसिकली C1 से ऊपर है। तो इससे बात ये पैदा होती है कि इक्वल साइजिंग जो आपने की है वो यूज़फुल नहीं है, क्योंकि आपको प्रोग्रेसिव ट्रांजिस्टर साइजिंग करनी चाहिए थी या रिलेटिव ट्रांजिस्टर साइजिंग करनी चाहिए थी कि जिस ट्रांजिस्टर की सिग्निफिकेंस ज़्यादा है उसका साइज ज़्यादा बड़ा रखें, जिस ट्रांजिस्टर की सिग्निफिकेंस कम है उसका साइज कम रखें। जैसे इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो जो आपकी इनपुट 3 है उसका इफेक्ट आपके पास कम आपको नज़र आ रहा है रादर देन M1, तो आप M1 का साइज आपने क्या किया, सबसे बड़ा रखेंगे, M2 का उसके बाद, M3 का उसके बाद और फाइनली Mn is the last transistor in the series near the output। तो बेसिकली आप इस तरह की जब साइजिंग करते हैं तो इसको हम प्रोग्रेसिव ट्रांजिस्टर साइजिंग कहते हैं, और ये इक्वल ट्रांजिस्टर साइजिंग से बहुत बेहतर है कि आपके पास आप रिलेटिवली बेसिकली देख रहे हैं कि किस तरह से प्रोपोगेशन डिले को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसमें हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर रीऑर्डरिंग की। इट इज़ अनदर डिज़ाइन टेक्निक टू डील लार्ज फैनिंग। ट्रांजिस्टर रीऑर्डरिंग आप कुछ स्पेशल कंस्ट्रेंट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर रीऑर्डरिंग एक्चुअली है क्या कि आप ट्रांजिस्टर को रीऑर्डर कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्रिटिकल इनपुट्स इन द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल इनपुट क्या है? क्रिटिकल इनपुट ऐसी इनपुट होती है आपके पास जिसके बगैर जो है वो आपके आउटपुट वैलिड नहीं होगी। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि आपने अगर लॉजिक डिज़ाइन में डिफरेंट सर्किट्स को देखा हो तो उसमें एक इनेबल की पिन होती है, इनेबल का सिग्नल होता है। तो इनेबल जब तक एक्टिव नहीं होता आपकी लॉजिक फंक्शन जो है वो बेसिकली एवेल्युएट नहीं होता, ठीक है, यानी आपकी आउटपुट एवेल्युएट नहीं होती जब तक आपकी इनेबल की पिन एक्टिव नहीं होती थी या इनेबल का इनपुट एक्टिव नहीं होती थी। तो इसमें अगर लेट्स से मैं कहता हूँ इनेबल जो है वो इनपुट 1 पे है, तो यहाँ पे आपके पास अगर आप देखें तो ये इनेबल है लेट्स से, और ऊपर जो है लेट्स से ये ए और बी इनपुट्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ए और इनपुट्स फ्रीक्वेंटली आती रहेंगी, ए और बी इनपुट आई, लेकिन वो अब डिस्चार्ज नहीं कर सकेंगी जब तक इनेबल एक्टिव नहीं होगा। और इनेबल जो है वो नॉर्मली तभी एक्टिव होगा जब यूज़र को रिक्वायर्ड होगा, और इनपुट जो है वो यूज़र पे डिपेंड नहीं कर रही, इनपुट किसी वक्त भी आपके पास एक्टिव हो सकती है। तो अब इससे प्रॉब्लम ये होगा कि ए और बी जो है वो डिस्चार्ज नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से आपका आपका जो है वो स्पीड स्लो हो सकती है आपके गेट की। अब अगर दूसरे सर्किट को अगर आप देखें तो दूसरे सर्किट में हमने क्या किया कि क्रिटिकल जो इनपुट थी उसको आउटपुट के पास ले गए। अब क्या होगा कि जब ए और बी आपने नीचे कर दिया, अब जब भी ए और बी एक्चुअली आपके पास एक्टिव होंगे या ए और बी 1 होंगे तो क्या होगा, C3 और C2 डिस्चार्ज हो चुके होंगे पहले से। जो ही आपकी
जो क्रिटिकल इनपुट है वो एक्टिव होगी तो आपका सिर्फ CL को डिस्चार्ज होना पड़ेगा। तो इसका मतलब है आपका जो प्रोपोगेशन डिले है वो इम्प्रूव कर जाएगा। अगर आप पहले केस को देखें तो पहले केस में क्या हो रहा था कि ए और बी अब डिस्चार्ज नहीं हो सकते जब तक आपके पास आपकी क्रिटिकल इनपुट एक्चुअली एक्टिव ना हो। तो अब आपने क्या किया कि क्रिटिकल इनपुट्स को आप बेसिकली उसके पास आउटपुट के पास रख देते हैं, तो उससे आपका क्या होगा, प्रोपोगेशन डिले इम्प्रूव कर जाएगा आपके पास। इसमें एक और टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हैं टू इम्प्रूव द डिले विद लार्ज पैनिंग। इसमें देखें आपके पास आपने क्या किया, लॉजिक रिकंस्ट्रक्शन की एक टेक्निक है जो आप यूज़ कर रहे हैं। लॉजिक रिकंस्ट्रक्शन से आप प्रोपोगेशन डिले को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एक एग्जांपल की मदद से हम देखते हैं। लेट्स से ये एक एग्जांपल है जिसमें आपकी जो आउटपुट है दैट इज़ एक्चुअली व्हाट इज़ द आउटपुट, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f। ठीक है, ये आपके पास छः इनपुट्स हैं। ठीक है, तो 6 इनपुट्स को आपने क्या किया, आप 6 इनपुट बहुत ज़्यादा आपके बहुत ज़्यादा डिले इंट्रोड्यूस कर देंगे। आपने क्या किया, आपने इसको दो सेट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 सेट्स में आपने डिवाइड कर दिया और इसके आपने क्या किया, चूँकि हमें इन्वर्टेड लॉजिक चाहिए, आप बेसिकली डबल बार इस पर लगा दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इससे जो एक्सप्रेशन बनेगी वो एक्चुअली ये बन जाएगी, a प्लस बी प्लस सी इनटू डिमॉर्गन से जब आप एक को ब्रेक करते हैं और ऊपर जो है वो दिस इज़ एक्चुअली, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, दिस इज़ एक्चुअली डी प्लस ये एक्चुअली मल्टीप्लाई हो जाएंगे जब आप इसको डिमॉर्गन से ब्रेक करेंगे, डी प्लस ई प्लस एफ। तो अब क्या हो गया कि आपने बेसिकली ये कर दिया और एक जो है वो होल बार इन दोनों के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, आप क्या करेंगे, अब इसमें देखें आपने ये जो सर्किट है ये ए प्लस बी प्लस सी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और ये जो सर्किट है ये डी प्लस ई प्लस एफ इम्प्लीमेंट कर रहा है और ये फिर एक नैंड गेट की मदद से जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। और ये आप देखें दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है लेकिन दोनों का डिले डिफरेंट होगा। डिले कैसे डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने 3 इनपुट गेट्स यूज़ किए, यहाँ पे आपने 6 इनपुट गेट यूज़ किया था। 3 इनपुट गेट में आपके पास जो है वो क्रिटिकल पाथ का डिले कम होगा एज कम्पेयर टू 6 इनपुट गेट। आगे आपने 2 इनपुट नैंड गेट यूज़ किया, उसका इन्वर्टर से डिले ज़्यादा होगा लेकिन ओवरऑल जो है वो आपका जो डिज़ाइन है इसका डिले जो है वो आपके पास कम हो जाएगा। तो ये कुछ सेट ऑफ टेक्निक्स थी, इसके अलावा भी और भी कुछ टेक्निक्स हैं जिससे आप फैन इन को लार्ज फैन इन की प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। उसके अलावा जो टेक्निक्स हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे। और यहाँ पे हमने डिफरेंट टेक्निक्स को स्टडी किया जिसमें लॉजिक रिकंस्ट्रक्शन आपके पास एक टेक्निक थी, इनपुट रीऑर्डरिंग एक और टेक्निक थी, इसके अलावा ट्रांजिस्टर साइजिंग और प्रोग्रेसिव ट्रांजिस्टर साइजिंग की आपने बात की। और इनिशियली हमने पावर कंजम्पशन की बात की थी कि पावर कंजम्पशन जो है वो किस तरह से अफेक्ट करेगी आपके कम्प्लेक्स गेट्स को। उसमें फिर हमने दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस की बात की, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस फॉर इंडिपेंडेंट इनपुट्स। तो उसमें देखा था हमने कि किस तरह से आप पावर एस्टिमेशन कर सकते हैं। पावर एस्टिमेशन में फिर हमने ये भी देखा कि डिपेंडेंसीज जो हैं वो आपके पावर एस्टिमेशन को किस तरह से जो है वो डिस्टर्ब करेंगी। तो आप इसमें जो है वो डिफरेंट गेट्स के लिए पावर एस्टिमेशन फाइंड कीजिएगा और जो आपकी डिज़ाइन टेक्निक्स हैं इनको भी रिविज़िट कीजिएगा ताकि आपके पास आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें।